जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 15 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। आप लोगों को ये सवाल होमवर्क में दिया था। इसकी एंट्रीज सारी करेंगे, फिर एंड पे रिक्वायरमेंट मैंने बच्चों को पढ़ाई है तो आपको भी एंड पे पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, 1 जनवरी पे एडिशन कर दिया था बेटा। अभी क्लास के अंदर बोलने वाले बच्चे को प्लीज क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। आज होमवर्क भी मैंने चेक किया। वैसे कितने बच्चे होमवर्क नहीं करके आए हुए? नहीं करके आए हुए पीछे तशरीफ ले जाएं, जरा खड़े हो जाएं थोड़ी देर। हाँ कोई बात नहीं, फिलहाल जाएं। अभी हाइब्रिड के अंदर भी मेल स्टूडेंट्स में जिन्होंने होमवर्क नहीं किया पीछे खड़े हो जाएं जाके। फीमेल स्टूडेंट्स वाली क्लास में चूंकि अभी साकिब बैठे हैं इसलिए वो फिलहाल ना खड़े हों, उनको मैं आके खुद ही सेट करता हूँ। और जी और अभी और जो निकल आया ना चेकिंग के ऊपर, उसने होमवर्क ना किया हुआ, वो क्लास से बाहर जाएगा। सच बोलने वाला क्लास में खड़ा रहेगा एटलीस्ट। इसलिए जो एबसेंट थे उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ ना, खड़े हो जाए और पीछे चले जाएं। आगे वाले पीछे चले जाएं। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी कर लें बेटा, जल्दी कर लें। और अगर कोई पकड़ में, ये दीवार के साथ हो जाओ तुम। तंग ज्यादा तंग हो तुम, ज्यादा तंग हो गए। शाबाश, दीवार के साथ हो जाओ। ऐसे होके खड़े होना, ऐसे हो, ऐसे हो, ताकि पीछे वाले को व्यू क्लियर रहे। भाई आप इधर होके बैठो थोड़ा सा, एडजस्ट हो जाओ सारे। बाकी कोई निकल आया ना तो उसकी खैर नहीं बता रहा हूँ, वो निकल आएगा नहीं, वो निकल जाएगा। अभी जरा आप चेक करें अपनी हाइब्रिड के हालात बॉयज के। पॉज कर दें यार वीडियो जी। तो आज आधा घंटा इन फिजिकल वाले बच्चों ने ज़ाया किया। ऑनलाइन वाले बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ था। तकरीबन 40% बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ था मेरे हिसाब से, मिला जुला कर। अब बात यह है कि भाई आप इस क्लास के बाद ही कर लीजिएगा ये, काइंडली अब इस क्लास के बाद कर लीजिएगा जो भी। अच्छा, तो ऑलरेडी मेरा टाइम काफी ज़ाया हो गया। अब ऑनलाइन वाले बच्चों को भी तो अल्लाह देख रहे हैं, तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाएं। थोड़ी देर खड़े, 10-15 मिनट खड़े रहें घर के अंदर। घर वाले पूछे क्या हुआ तो कहें मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ। अल्लाह तो देख रहे हैं, उस्ताद नहीं देख पा रहा, अल्लाह तो देख रहे हैं। मैंने खड़ा होना है, मैंने सजा लेनी है थोड़ी सी, और कल से मैं क्लास में होमवर्क करके ही बैठूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। 1 जनवरी 12 को एसेट खरीदा था। अब जरा क्विकली सवाल को करना पड़ेगा आप लोगों की। ये टाइम ज़ाया करने की वजह से थोड़ा सवाल जल्दी करना पड़ेगा मुझे। नुकसान किसका हुआ? आपका। आपका नुकसान हुआ, मैंने पढ़ाना ही पढ़ाना। मेरा कोई नुकसान नहीं बेटा, मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा पर्चा पास, मेरा कोई नुकसान नहीं। इसलिए बेटा आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। यकीन मानो बड़ी कुर्बानी से घर वाले आप लोगों को यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ कि ठीक है, कोई बहुत चौधरी आदमी भी क्लास में बैठा हुआ है ना, ये चुद्रैन भी बैठी हुई है, तो माँ बाप का बच्चों को अपने से अलग करना भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये अलग करना भी बहुत, जो लाहौर के रहने वाले हैं ना, जितनी देर आप कॉलेज में रहते हैं उनका दिल आप में अटका रहता है यार, कुछ तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ठीक है जी। 1 जनवरी 2012 पे 360 का एसिड खरीदा। 360/10, जो रूटीन वाला काम है वो जल्दी कर लेते हैं। 30 जी। और बुक वैल्यू फिर 36 अगेन, और जी। 1 जनवरी 12, चलो इसको बाद में देख लेते हैं जिधर मसला आ रहा है। इससे पहले 12 वाले साल की एंट्री। 1 जनवरी 12, बिल्डिंग डेबिट। भाई आप बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट 360 से। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट 36 से। आप प्लीज आपस में कोई बोलने की गलती ना करें। इतना गुस्सा इकट्ठा हो चुका है कि सारा उसमें निकल जाना है। कोई बोलेगा नहीं क्लास में, ठीक है ना? लगता है घर से लड़के आया। घर से नहीं लड़के आया था, घर से खुशी खुशी आया था। पहली क्लास ने थोड़ा सा परेशान किया और आपने तो बिल्कुल ही दिल तोड़ दिया। सचमुच में मैं कह रहा हूँ ये बात। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 2013 की शाम को ये एसिड रीवैल्यू होना है। भाई साहब मसला आ रहा है, सुनो। अब इस वक्त हम खड़े हैं 1 जनवरी 2013 पर। इस दिन एसिड रीवैल्यू नहीं हो रहा। एसिड को पहले 31 दिसंबर 2013 तक लेके जाना है। फर्क क्या है पिछले सवाल और इस सवाल में? फर्क क्या है? पिछले सवालों तक जो है तक सवाल किए, साल के पहले दिन एसिड रीवैल्यू होता था, यानी पहला दिन रीवैल्यू होता था, उसके बाद फिर पूरा साल यूज होकर साल के एंड पे डेप्सिट हो जाता था। यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो है। 13 वाले साल में एसिड रीवैल्यू हो रहा है, लेकिन 31 दिसंबर 2013 यानी साल के आखिरी दिन रीवैल्यू हो रहा है। अब साल के आखिरी दिन रीवैल्यू है तो पहले साल के आखिरी दिन तक इसको पहुंचाएं तो सही। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2013 तक इसको डेप्रिशिएट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही 36 ही आना है। अभी तक तो एसिड रीवैल्यू नहीं हुआ, और बुक वैल्यू आ गई 288। अब ये रीवैल्यूएशन के दिन की बुक वैल्यू आ गई, जिसको कंपेयर करेंगे हम रीवैल्यूड अमाउंट इसी दिन। अब 31 नंबर 13 पे एसिड क्या हो रहा है? रीवैल्यू। तो रीवैल्यू के दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट को लिख लेंगे। तो 31 नंबर 13 पे एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखा। कितना जी? 323। 35 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। डन हो गया जी। अब 13 के साल में इसको फिर डेप्रिशिएट कर लेते हैं।
13 की डेप्शन चार्ज हो चुकी। अब एंट्रीज में ये बात समझ आएगी। देखो 31 नंबर 13 वाले साल में, 13 वाले साल में सबसे पहले 31 नंबर 13 पे एसेट क्या हुआ, तो डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कितने से। अच्छा, अब ट्रांसफर की एंट्री कोई नहीं होनी क्योंकि अभी तक कोई सरप्लस पड़ा ही नहीं है, एसेट रीवैल्यू हुआ ही नहीं है। सही हो गया। अब एसेट को 31 नंबर 13 पे क्या करना है, हुआ मसला हल तुम्हारा। अब 31 नंबर 13 पे एसेट को क्या करना है, रीवैल्यू। तो रीवैल्यू के दिन दो एंट्रीज, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। तो ट्रांसफर करने के लिए हालांकि एंट्रीज में क्लियर नजर आ रहा था, लेकिन आदत हमने बनाई हुई है यहाँ रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं खड़ा होना जी। रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर हम ये देखेंगे कि ये एसेट कभी अपनी जिंदगी में पहले रीवैल्यू तो नहीं हुआ। उसका जवाब आया नो, एसेट कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ। इसका मतलब है इसके एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इसकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 13 तक, और वो दो डेप्रिसिएशन बन रही हैं 36 और 36 यानी 72। तो फिर 72 रुपीज की डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रांसफर करोगे। एंट्री बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। अब एसिड नहीं भैया, बिल्डिंग। पर्चे में एसिड नहीं लिखना, बिल्डिंग लिखना, नंबर तभी मिलेंगे 72। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी 35 रुपए का सरप्लस आया है, एसेट बढ़ रहा है, सरप्लस भी बढ़ रहा है। एसेट बिल्डिंग डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 35। तो थोड़ा सा फर्क, इतना सा ही फर्क था, इतना सा ही फर्क था। अगर आप इस सवाल में देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एसेट पहले डेप्रीशिएट हो रहा है, पहले रिवैल्यू हो रहा है, फिर डेप्रीशिएट हो रहा है, पहले डेप्शिएट हो रहा है, फिर रिवैल्यू हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, फिर फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह मजीद। ठीक है। अच्छा जी, 13 का साल गुजर गया जी, 14 का साल कुछ भी नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं तो कुछ भी नहीं, डेप्रिसिएशन तो है। अब डेप्शन निकालनी है तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। खबरदार ये काम करने वालों को एफआईआर दोबारा होना पड़नी पड़ जाए कहीं जी। याद रखने वाली बात क्या है, रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है जी। आज मैंने डेट भी लिखी हुई है डेप्शन के साथ, ताकि कंफ्यूजन जो होनी है आज हो। डेप्शन वाली डेट पे खड़े होकर खुदा ना खासा लाइफ निकाल ली तो गड़बड़ है, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। किस दिन रिमेनिंग लाइफ पक्का याद करवाया, किस दिन रिमेनिंग लाइफ, रिवैल्यूएशन के दिन। तो रिवैल्यूएशन का दिन 31 दिसंबर 13 है, 31 दिसंबर 13 पे खड़े होकर लाइफ निकालनी है रिमेनिंग। अब 1 जनवरी 12 को एसेट खरीदा तो 31 दिसंबर 12 तक 1 साल गुजर गया, और 31 दिसंबर 13 तक 2 साल गुजर गए। तो 10 ओरिजिनल लाइफ थी, और वो कह रहा था सवाल में कल कि इसमें कोई चेंज नहीं है। क्या मतलब, ओरिजिनल वाली 10 ही, ओरिजिनल एस्टीमेट में चेंज कोई नहीं है, वो 10 ही है। इसका मतलब ये कतन नहीं लेना था कि हर रिवैल्यूएशन में 10 ही लिए जाए। इसका मतलब ये था कि 10 हर रिवैल्यूएशन में 10 ओरिजिनल है, रिमेनिंग निकालनी है आपने लाइफ पास लाइंस करके। ठीक है। तो 10 ओरिजिनल, 2 गुजर गए, तो रिमेनिंग 8, तो 323 के साथ हशर करें और 35 के साथ नशर करें, 40 और 7 जी। यकीन माने इस क्लास में शक्लें बनी हुई हैं थोड़ी थोड़ी, सवाल जब मैं कर रहा हूँ तो ये वो बच्चे हैं नहीं जिनकी बनी हुई, उनको देख रहा हूँ, आपको तो नहीं कह रहा। ये वही बच्चे थे थोड़ी देर पहले बाहर खड़े थे पीछे, होमवर्क करके नहीं आएंगे तो क्लास में परेशानी होगी। ठीक है। पिछली क्लास में ज्यादा कंफर्टेबल थे बच्चे आप लोगों की निस्बत, आपकी क्लास में ज्यादा बच्चे जो हैं वो अनकंफर्टेबल बैठे हैं। क्यों अनकंफर्टेबल बैठे हैं, वो उनसे पूछो जो आपके साथ होमवर्क करके आए हैं, आसपास बैठे होंगे आपके बच्चे जिन्होंने होमवर्क किया है, उनसे पूछो वो कंफर्टेबल क्यों बैठे हैं और आप अनकंफर्टेबल क्यों। पर्चे तक ऐसे ही चले जाओगे अनकंफर्टेबल जी। अच्छा जी, 14 का साल गुजर गया, एंट्रीज हुई हैं 31 नंबर 14 पर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से जी, 40 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। सोच के मैं घर से आया था कि मैं आज डिस्पोजल भी करवाऊंगा रीवैल्यूड एसेट का, लेकिन फिर कॉस्ट डिटर्मिनेशन करके बात खत्म करनी पड़ी। उनकी क्लास में भी ऐसे ही 10-15 मिनट आया तो हुए थे, मैं अपनी तरफ से उनकी बड़ी क्लास ली, तुम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, ये है वो है। उन लोगों को मैं कहता था तुम अच्छा पढ़ते हो, जब इधर आया तो मैंने कहा नहीं वो अच्छा ही पढ़ते हैं, लगा पता कि वो अच्छा ही पढ़ते हैं, अभी भी वो अच्छा ही पढ़ते हैं। वो गंदे होकर भी कुछ आपसे फिर भी अच्छे ही थे जी। 14 के साल में डेप्रिसिएशन हुई, रीवैल्यूएशन भी हुई है। 14 में रीवैल्यूएशन हुई है जी, 14 में रीवैल्यूएशन नहीं हुई है, तो रीवैल्यूएशन के वक्त ये दो एंट्रीज होती हैं, वरना नहीं होती। ठीक है भाई, उमैर को बुला दे, उमैर भाई को। अच्छा जी, अब 15 के साल में फिर क्या हो रहा है जी, एसेट रीवैल्यू हुआ है, लेकिन रीवैल्यू हुआ है 31 दिसंबर 15 पे। अब अगेन वही सिचुएशन है, 31 दिसंबर 15 में पहले एसेट को लेकर तो जाएं, तो 31 दिसंबर 15, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जहमत भी नहीं करेंगे हम, सेम डेप्रिसिएशन आनी है, सेम ट्रांसफर इंक्रीमेंटल की आनी है। ठीक है, ये 2
जी 40 की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। एक्सपेंस लिख के टाइम लाया ना करूं मैं मेरा जी। कितने से? 40 से। और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 से। अब एसेट क्या होना है जी? 31/15 पे रिवैल्यू। रिवैल्यू के दिन एंट्रीज कितनी है? 2। तो डेट जो मर्जी हो पड़ी, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, एंड पे तस्वीर खिंचवा दूंगा जी, देखते रहे फिलहाल। अब 31/15 पे एसेट को क्या करना है? हमने रिवैल्यू करना है। एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रिवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। कितनी रिवैल्यू अमाउंट? 208। तो रिवैल्यूएशन का लॉस। अच्छा, ये इत्तेफाक ही हुआ है 35 का गेन 35 का लॉस। ये ना हो आपके हर सवाल में ऐसा होना चाहिए। 35 का क्या आ गया जी? लॉस। इसने देखा 27 का सरप्लस पड़ा था, पहले उसको खा गया, बाकी 8 रुपए का लॉस बचा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब 31/15 के बाद दोबारा डेप्रिशिएट न करने लग जाना एसेट को। क्यों? डिफरेंस है ना। कल तक के सवालों में मामला यह था कि साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू होता था, साल के आखिरी दिन पे डेप्रिशिएट करते थे। पर यहाँ मामला उलट हो चुका है। पहले एसेट डेप्रिशिएट हो चुका होता है, ईयर एंड पे रीवैल्यू करके छोड़ देते हैं, बस अगले साल फिर डेप्रिशिएट करते हैं रीवैल्यूड एसेट को जाके। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसफर की एंट्री और फिर सॉरी कितनी कितनी ट्रांसफर की एंट्री और सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री करेंगे। बोलो। तो ट्रांसफर के लिए एंट्री को नहीं देखना, मैंने आपको कहा हुआ है, बल्कि आपने यहाँ पे वर्किंग से देखना है। अब 31/15 पे खड़े होकर आप क्या देखोगे? ये कभी पहले रिवैल्यू तो नहीं हुआ? हुआ है। 31/13 को अगर रिवैल्यू हुआ है तो 31/13 तक की इसकी डेप्शन ट्रांसफर होकर नील हो चुकी है। ठीक है, अब एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इसकी 40 और 40 टोटल 80 रुपए की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी। इसको क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट 80 रुपीज से। उसके बाद सरप्लस है कि लॉस है? लॉस आ गया। एसेट 35 से क्रेडिट, रीवैल्यू सरप्लस 27 से डेबिट और बैलेंसिंग 8 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। बिल्डिंग क्रेडिट कितने से जी? 35 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से जी? और बैलेंसिंग 8 रुपीज। भाई मैंने अर्ज किया, को बुला दें 8। ठीक है जी। जी साकिब, आपकी क्लास में तस्वीर आवाज ठीक आ रही है? साकिब के पास माइक है भाई गर्ल्स के हाइब्रिड में? मैर भाई गर्ल्स वाले हाइब्रिड के अंदर पॉज कर दें। जी बच्चों, तो अब ये फर्क मैं बताना चाह रहा था आपको। चलें 2 साल और सही, 2 साल और भी कर लेते हैं, फिर इस सवाल से कंपैरिजन कर लेंगे हम। ठीक है ना जी? ये सवाल भी ऐसे सामने रख लेंगे और ये भी। ठीक है, सही है ना? फिर फर्क नजर आ जाएगा। चलें जी, 15 के अंदर ऐसे रीवैल्यू हो गया, साल के एंड पे रीवैल्यू हुआ, अब दोबारा डेप्रिशिएट करने की गलती मत कर देना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 16 के साल में एसिड रीवैल्यू नहीं हो रहा, लेकिन डेप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। अब डेप्रिशिएट करना, अच्छा आप वर्किंग सारी मुकम्मल कर सकते हैं पहले, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहें। मैं साथ साथ करता रहता हूं एंट्रीज, तरह से कॉन्सेप्ट ज्यादा पक्का होता है। कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं, आप सारी वर्किंग पहले कर लें, उसके बाद एंट्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब 16 के साल में डेप्शन करनी है, 208 के साथ हशर करेंगे और 8 के साथ नशर करेंगे, लेकिन रिमेनिंग लाइफ चाहिए, और वो 31/15 पे खड़े होकर निकालिए या 16 पे? किसी ने 100 कह के 15 कहा जी। 16 नहीं, 16 नहीं, रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होना है, ये रिवैल्यूएशन का दिन नहीं है। रिवैल्यूएशन का दिन है 31/15। यक्कम जनवरी 12 से 31/12, 13, 14, 15, कितने साल गुजर चुके? 4 गुजर गए। ओरिजिनल लाइफ उसने क्या कहा था जी? देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, मतलब 10 साल, अभी भी 10 साल ही है, तो 10 में से 4 गए, तो रिमेनिंग, ये बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, हर पास पेपर में लिखी मिलेगी, फिर वहां पे याद रखना ये बात। ठीक है जी। डिवाइड बाय 6 और 6 जी बोले, और +1। आज ये भी प्रूव करना है ये +1 क्यों लिखते हैं अगर एंट्री नहीं करनी होती तो। चलें जी, 173 और ये 7 नेगेटिव। डन। अब जी 31/16 वाले साल में आए। 31/16 पर एंट्री फरमाएं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 35 से, और दूसरी एंट्री +1 की नहीं करते। ठीक है, फिर 16 में रिवैल्यूएशन हुई है? नहीं हुई, तो फिर रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज तो वैसे ही नहीं होंगी। अब 17 का साल आया तो एसेट फिर रिवैल्यू हुआ है, लेकिन 31/17 पे हुआ है, इसलिए पहले 31/17 तक इसको लेके आएंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। थोड़ा क्लियर हुआ है? डेट्स बदलने से आप पता नहीं घर क्यों जाके परेशान हुए, कुछ अगर हुए तो सिंपल सी बात थी भाई, असूल बदलने नहीं है, डेट चाहे दरमियान में साल के लाके खड़ी कर दे। हमने 2 काम ही करने हैं, वर्किंग में एक लाइन जोड़ के इवेंट अमाउंट लिखनी है और
सरप्लस लॉस निकाल लेना है। और एंट्रीज के अंदर पहले ट्रांसफर की एंट्री, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। अब अगर ईयर के स्टार्ट में रीवैल्यू किया है तो रीवैल्यूड एसेट को साल में डेप्रिशिएट करो, और अगर ईयर एंड पे रीवैल्यू किया है तो डेप्रिशिएट तो पहले हो चुका है, अब इस रीवैल्यूड एसेट को अगले साल डेप्रिशिएट करेंगे। इतना सा फर्क है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो पहले 31 दिसंबर 16 तक इसको लेके आए, सॉरी 17 तक, तो कोई जरूरत नहीं है दोबारा फॉर्मूला लिखने की, 35 और +1 जी और 6 नेगेटिव, ठीक हो गया जी? जी, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं 17 के साल में। 31 दिसंबर 17 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 35 से, और प्लस की एंट्री +1 की एंट्री हमने नहीं। अब ये एसेट करना है हमने रीवैल्यू, और पहली एंट्री चाहिए हमें ट्रांसफर की, और ट्रांसफर की एंट्री करने, ओहो पहले वर्किंग वाला काम तो कर लें। वर्किंग में क्या करेंगे जी, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे 167। जब तक बुक वैल्यू नहीं निकली थी ना, मैंने इसको यूं देखा ना, तो मैंने कहा शुक्र है, चलो लॉस पे लॉस आएगा, बच्चों को बताऊंगा, लेकिन नहीं, वो लॉस पे लॉस नहीं आया, बल्कि सरप्लस आ गया। चलें, बात तो कर दी पिछली क्लास में भी, आपसे भी कर ही देता हूँ। अगर कभी ऐसा हो कि लॉस पहले से पड़ा हो और फिर लॉस आ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लॉस में ऐड हो जाएगा। सरप्लस पहले से पड़ा था और फिर सरप्लस आ गया तो क्या होगा? और ऐसा हो भी सकता है, जरूरी नहीं है एक बार से एक साल सरप्लस बड़ी तरतीब लगी हुई है। तो आपको सिखाने के लिए सिनेरियो सारे टेस्ट हो जाए, आपके सामने आ जाए, ये इसलिए इस तरह से किया जाता है, पहले सरप्लस आ गया, फिर लॉस आ गया, फिर सरप्लस आ गया, ताकि सारे सिनेरियोज आपके सामने आ जाए। वो तो सिंपल हो जाता है ना, सरप्लस पड़ा था फिर और सरप्लस आ गया तो वो ऐड हो गया, लॉस पड़ा था फिर और लॉस आ गया, वो ऐड हो गया लॉस के अंदर जाके, ठीक है ना? ऐसा भी कभी हो सकता है, पर्चे में टेस्ट में हो सकता है ऐसा जी। अच्छा जी, तो एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यू अमाउंट लिखी, सरप्लस आ गया, सरप्लस आ गया जी 29 का। इसने पहले जाकर देखा 6 का लॉस अभी पड़ा था, रिवर्स कर दिया, उसको नील कर दिया, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक लॉस है, आपको कहा था, ठीक है जी, 0 हो गया, और 23 का सरप्लस अब नजर आने लग गया और सवाल खत्म, ठीक है। अब एंट्रीज में पहले ट्रांसफर की एंट्री, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री, दो काम करते हैं ना। तो फिर ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए एक्यूमुलेशन चाहिए होती है, और वो हम वर्किंग से ऐसे देखते हैं कि हम देखते हैं ऐसे जिंदगी में कभी रिवैल्यू हुआ तो 31 से 17 पे खड़े होकर 31 नंबर 13 पे नहीं देखने लग जाना। अगर मैं पूरा जुमला बोलूं ना, तो पूरा जुमला ये है कि हम 31 नंबर 17 पे खड़े होकर जब देखते हैं कि एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो कंपैरिजन में लेटेस्ट वाली रीवैल्यूएशन डेट लेनी है, लास्ट वाली, वरना रीवैल्यू तो 13 पे भी हुआ था। अब आप उस दिन से खड़े होकर कंपैरिजन करने लगे तो सही नहीं है ना, क्योंकि एक्यूमुलेशन निकालनी है, तो लास्ट रीवैल्यूएशन तक की डेसिमल एलिमिनेट होकर 0 हो गई थी, तो फिर इस दिन कितनी डेसिमल एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, इस दिन से बाद से आने वाली डेप्शन इस दिन तक, ठीक है ना? तो इसलिए लेटेस्ट रिवैल्यूएशन के दिन से कंपेयर करना है आपने, लास्ट वाली से, पहले वाली से नहीं करना कंपेयर, ये फिगर निकालते हो, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर कितनी डेसिमल एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी? 35 से 35 70, ठीक है। एंट्रीज तो एकदम नजर आ जाती है, लेकिन हम तो नहीं देखते एंट्रीज से, ठीक है जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, अब तो बोल दो बिल्डिंग एसिड वाली बात तो याद होगी, पर्चे में बिल्डिंग लिखोगे तो नंबर मिलेंगे 70। एक्यूमुलेशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। अब नहीं यार, आप नहीं लिख सकते, ठीक है, आपने बिल्डिंग ही लिखनी है, ठीक है। इसको अभी तक बिस्किट नहीं खाया मैंने, ठीक है। अच्छा जी सुने, अब एसेट में सरप्लस है 29 रुपए से एसेट डेबिट, ये सरप्लस 23 से क्रेडिट, और प्रॉफिट लॉस 6 से क्रेडिट, लेकिन प्रॉफिट लॉस पहले क्रेडिट हुआ और बैलेंसिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस में आपने साइन किया, ठीक है ना? चलो जी लिख लेते हैं, बिल्डिंग डेबिट कितने से जी? बिल्डिंग डेबिट देखो, बोलते हो मैं एसेट बोल भी तो कोई मसला नहीं है, पर एंट्री लिखते हैं बिल्डिंग कर लेना जी। बिल्डिंग डेबिट, क्योंकि एग्जामिनर पर्चे के अंदर आपकी लिखी हुई एंट्री देखेगा, बोली हुई थोड़ी देखेगा जी। 29 रुपए से बिल्डिंग डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 23 से, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस को पहले क्रेडिट किया था ना हमने, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर फेंकी थी हमने, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जरा इधर गौर फरमाएं थोड़ी देर के लिए, ये देखिए, ये असल में ये दोनों सवाल इसलिए मैंने इधर किए हैं, 2 दिन से बैठा हुआ हूँ इधर, ठीक है, कल तबीयत खराब थी, लेकिन किसी वजह से रेस्ट पे था ना कल, तो आज तो वैसे ही बैठना पड़ेगा, वैसे ही ये 2 दिन में बैठता हूँ, क्योंकि मेरा दिल होता है कि ये सवाल इधर ही मेरे सामने रहे हर वक्त, जब कभी आपके रजिस्टर से कुछ दिखाना पड़े ना, तो वो आपको खुद ही नहीं मिलता, तो मुझे जब जब रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, इनमें स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑफ ईयर दोनों रिवैल्यूएशंस हैं, और 3 दफा हैं, और 2-2 साल के फासले से हैं, तो इनमें बहुत कुछ बातें हैं जो कहीं भी हम टॉपिक अपने कोर्स के अंदर खड़े होने में जरूरत पड़े तो हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे अब मैं इन दोनों कंपैरिजन करवा रहा हूँ, देखिए बताएं जी, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, कैसे पता लगा आपको? रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस का आना पहले दिन हो रहा है और डेप्रिसिएशन बाद में, तो ईयर स्टार्ट पे रिवैल्यूएशन होती है, तो फिर एंड पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। सवाल की एंट्रीज देखते ही आप बता रहे हैं कि ये क्या है, एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस की एंट्री जो है वो एंड पे आ रही है और डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पहले आ रही है, बाकी उसूल आज भी वही है,
ये रिवैल्यूएशन की दो एंट्रीज हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो ये स्टार्ट पे आ जाती है, जिस साल में रिवैल्यूएशन है ये दोनों एंट्रीज हैं, रिवैल्यूएशन नहीं है तो एंट्रीज नहीं है, ठीक है। रिवैल्यूएशन इज नॉट, रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन जिस साल होगी उस साल ये दो एंट्रीज होंगी, जिस साल नहीं होगी ये दो एंट्रीज नहीं होंगी, ठीक हो गया। ये एक मिनट भाई, ये इधर भी ऐसे ही है, बस रिवैल्यूएशन की एंट्री एंड पे आ गई, जिस साल रिवैल्यूएशन है उस साल रिवैल्यूएशन की एंट्री है, जिस साल रिवैल्यूएशन नहीं है उस साल रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है, डन हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन का भी उसूल वही है आज भी, ठीक है। जिस साल में सरप्लस का बैलेंस पड़ा होगा, भाई बाद में तस्वीर बनवा देता हूं यार, एक मिनट रुक जाओ, जिस साल में सरप्लस का बैलेंस पड़ा होगा, रिवैल्यूएशन की सॉरी डेप्रिसिएशन की दो एंट्री, जिस साल सरप्लस का बैलेंस नहीं पड़ा होगा तो डेप्रिसिएशन की एक एक एंट्री। ये उसूल उधर भी ऐसे ही है, सिर्फ डेट बदली है भाई। जिस इधर सरप्लस, हालांकि 13 के साल में ही रिवैल्यूएशन हो गई थी, लेकिन चूंकि डेप्रिसिएशन पहले हो गई थी ना, इसलिए वो सवाल पैदा नहीं होता। डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद जब डेप्रिसिएशन होती है तब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का सवाल पैदा होता है ना, ठीक है। तो जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा था, डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज बस साल के स्टार्ट में हो गई हैं, और जिस साल लॉस का बैलेंस नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन की एक एक एंट्री। बस फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले आ रही है और रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बाद में, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसेट पहले सारा साल इस्तेमाल करते हैं, साल के एंड में रिवैल्यू कर रहे हैं, और वहां पिछले सवाल में क्या है, पहले दिन रिवैल्यू करते हैं और फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ये तस्वीर तो कल बना ली होनी चाहिए थी आपको, एनीवेज। जी अच्छा, जी अच्छा, ये किसी ने इस सवाल की बनानी है, अभी भी तो बना सकते हैं। वैसे मैं आपको आज वाले सवाल की एंट्रीज दिखा देता हूँ। एक भाई साहब ने नियत की थी ना, उसमें उन्होंने रोका था, एक ने कहा था 10 बनाने लग गए, बस कर दें। ये जी आज वाले सवाल की एंट्रीज हैं, एक मिनट। अच्छा अच्छा, आप लोग पढ़ते नहीं यार, ये दुख है बस में। पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे। इस हाथ पे माना अच्छा जी, अब लेजर्स आप लोगों ने घर पे बना लिए थे। अच्छा, लेजर्स के अंदर आपको एक चीज गौर तलब नजर आई होगी, वो चीज ये थी, क्या थी वैसे? लेजर्स में कोई काबिल जिक्र चीज? पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता था, आपने ये गौर ही नहीं किया कि जिस साल में रिवैल्यूएशन होती थी उस साल में एक्यूमुलेशन के बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस जीरो आता था। यही काबिल जिक्र बात थी, बाकी तो सब नॉर्मल है, एंट्रीज भी सेम, उसूल भी सेम। ये काबिल जिक्र बात थी। आपने अभी तक पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि आपके एक्यूमुलेशन का बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो जीरो क्यों आता था? क्योंकि ये ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, साल के आखिरी दिन एसेट रिवैल्यू होता है, तो जितनी डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होती है वो साल के आखिरी दिन हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। तो साल के आखिरी दिन में बैलेंस क्या हो जाता है, जीरो। इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? कम से कम एक साल की डेप्शन तो आ ही जाती थी स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब आज बल्कि आज ये प्रूव करने से पहले बहुत कम टाइम वैसे रह गया, रिक्वायरमेंट जरा पढ़ा दूं आपको। असल में आईके अपने 11 नंबर के लिए क्या टेस्ट किया था, आईके कह रहा है जी, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रीवैल्यूएशन डेट। सिर्फ सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री करो, 13 पे, 15 पे, 17 पे। अब फिर भी मेरे जैसा कोई सादा अकाउंटिंग में बंदा चूक ना जाए, उन्होंने मजीद बना लिखा, एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल टैक्स, वो ट्रांसफर वाली, एंड एलिमिनेशन, वो भी ट्रांसफर, ये इंक्रीमेंटल टैक्स ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ये एक्यूमुलेशन की ट्रांसफर एसेट में। तो कह रहा है इनमें से कोई एंट्री नहीं चाहिए, कोई एंट्री नहीं चाहिए, कसम ले लो, सिर्फ आपने सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री करनी है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इधर देखो, एंट्रीज टू रिकॉर्ड सरप्लस लॉस, पता है क्या मतलब है इसका? सिर्फ और सिर्फ आपने ये एंट्री करनी थी, एक ये एंट्री उसने मांगी थी, ठीक है जी। दूसरा ये वाली एंट्री, ठीक है जी। और तीसरा ये वाली एंट्री, ठीक है जी।
अब 11 नंबर थोड़े नहीं है, काफी है। वर्किंग देखी कितनी डिटेल है, वर्किंग बहरहाल करनी पड़नी थी, ठीक है जी। तो ये 3 एंट्री सिर्फ रिक्वायर्ड थी। तो पर्चे की रिक्वायरमेंट पढ़ना ध्यान से, पर्चा पास करने में एक अहम संगे मील जैसा है, वरना सारी एंट्रीज कर आते हैं। सिर्फ 3 एंट्रीज मांगी थी, सिर्फ 3 एंट्रीज मांगी थी। कह रहा है डेप्थ एंड एक्सपेंस की एंट्री मत करना, कह रहा है ट्रांसफर एलिमिनेशन की एंट्री मत करना, कह रहा है इंक्रीमेंट डेप्थ की ट्रांसफर की एंट्री मत करना। वो ना डेप्थ की एंट्री मांग रहा है, ना इंक्रीमेंटल की मांग रहा है, ना ट्रांसफर की, सिर्फ कह रहा है ऊपर वाली डेट्स के ऊपर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग कर दी। 3 एंट्रीज चाहिए थी। क्लियर? एक और मजे की बात, या पर्चे की तैयारी हो रही है, पहले हमने ये एंट्री वैसे सीख ली ना, पर्चे की बात हो रही है। एक और बात, मुमकिन था कि हम इस वर्किंग में थोड़े थोड़े जंप्स लगा सकते। एक तो छलांग थी ना, छलांग जो हमने उसने लगाई थी। कौन सा लेक्चर था? लेक्चर कौन सा था? ये एक तो ये छलांग थी ना, छलांग, ये 14 साल जो लंबी छलांग है, लंबी छलांग लगा सकता, ठीक है। लॉन्ग जंप जो खेलता है ये उसने लगाई होगी, ठीक है। एक एक छोटे छोटे जंप लगाना, ठीक है ना, वो बहरहाल मुमकिन था। यहां पे भी इधर था ना, मैं ये माना कि रिवैल्यूएशन बार बार हो रही है तो आप लंबा जंप नहीं लगा सकते, लेकिन वर्किंग में फिर भी आपको थोड़ी बहुत गुंजाइश थी जंप्स लगाने की। जैसे 1 जनवरी 12 के बाद रिवैल्यूएशन अगर हर साल हो रही थी, फिर मजबूरी थी हर साल वर्किंग करते, ठीक है। लेकिन हर साल नहीं, 2-2 साल बाद हो रही है ना, तब भी बचत हो सकती थी वक्त की। कैसे? यहाँ देखो 1 जनवरी 12 कॉस्ट 360, उसके बाद अगला इवेंट 31 दिसंबर 13 पे होना है ना, तो 31 दिसंबर 13 पे एक्यूमुलेशन 2 साल की निकाल लेते। ये 36 से 36 की बजाय एक ही फिगर आती 72 की, और 288 पे बुक वैल्यू आ जाती। फिर बुक वैल्यू कंपेयर करते रिवेल अमाउंट से, ये सरप्लस आता, इसकी एंट्री पास करते, ये रिक्वायर्ड था। फिर इसके बाद 31 से 15 तक जंप लगा के फिर आते थे, 2 साल की डेफिनेशन इकट्ठी निकाल के। तो ये 2-2 साल का जंप भी आप लगा सकते थे। बहरहाल वर्किंग को ये सारी करनी ही पड़नी थी। यहां तक को मसला? हाँ जी, केड़ा? हाँ जी, सारे सालों की वर्किंग करनी पड़नी थी, लेकिन मैंने कहा आप 2-2 साल का जंप लगा सकते थे, थोड़ी बचत हो सकती थी वक्त की। तो 11 नंबर भाई कुछ करने के ही होते हैं। एंट्रीज में तो भाई सिर्फ ग्रीन कर दिए, ये 3 एंट्री चाहिए, ये 3 के अलावा कोई चौथी एंट्री नहीं करनी थी। नहीं, टाइम मैनेज नहीं हो सकता आपसे, आप सारी कर ले, ठीक है ना। आप पागल नहीं है, बोलो पागल नहीं हो। सारे पागल ये कहते हैं, मैं ये कहूंगा। देखें, ये पागल ही होगा जो ये कहे उसने कहा हुआ है कि नहीं बाकी एंट्रीज करनी है, और भाई कह रहा है मैं टाइम मैनेज करके अगर कर लूं तो। यार हद हो गई यार, आपकी चीज के नंबर ही नहीं मिलने पर्चे में, आप मतलब कैसे आपने ये बात कर लिया? क्लास के बाद मिलो ना मुझे। अच्छा जी, +1 की एंट्री तो हम नहीं करते, लेकिन इसको वर्किंग में लिखना क्यों जरूरी है ये प्रूफ करते हैं। अब ये 5 मिनट की बात है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगी प्रूफ। उसके बाद फिर आपने बस इतना ही याद रखना है कि +1 की एंट्री नहीं करते, और वर्किंग में लिखना भी जरूरी है, क्योंकि उस्ताद ने कहा था बस लिखना जरूरी है, वरना वर्किंग गलत हो जाएगी बस। लेकिन पहले आज प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखें जी, अज्यूम क्या किया, कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है। अज्यूम क्या किया जी हमने, कॉस्ट मॉडल इज यूज, यानी कि कभी ऐसे जैसे एसेट रीवैल्यू हुआ ही नहीं था। तो 1 जनवरी 12 को यही एसेट हमने 360 का खरीदा था, बोलो। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 360 बटा 10, 36 की डेप्रिसिएशन आ गई। बुक वैल्यू बताओ 320। अब स्ट्रेट लाइन है, वो कह रहा था लाइफ साइज तो चेंज हुई को नहीं है, तो फिर हर साल 36 की डेप्रिसिएशन आती जाएगी जी, बोलो। यहाँ तक तो हम वैसे भी सेम ही चले थे ना, ठीक है। 288 आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर 36, 252, फिर 36, 216, फिर 36, 118, फिर 36, अच्छा 180, फिर 36, 144। हमने ये अज्यूम किया जैसे एसेट कभी रीवैल्यू ना होता, तो कॉस्ट मॉडल पे तो हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में यही चलता है ना, ठीक है। अब ये वो पहली क्लास जो हमने सीखा था काम, ये वो पहली क्लास। अच्छा, अब 31 दिसंबर 13 पर अगर मैं ये एसेट बेचने चला जाऊं बाजार में, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? सवाल ने ये बताया हुआ है, कितने मिलेंगे? देखो, रीवैल्यूएशन डेट पर जो रीवैल्यूड अमाउंट दी होती है उसका मतलब क्या होता है, वो उस दिन की फेयर वैल्यू है। क्या है? फेयर। यानी अगर आप 31 दिसंबर 13 पे एसेट बाजार में बेचने जाएंगे तो इतने पैसे उसके मिलने हैं, नहीं मिलने। अब मैं ये कहता हूं, अज्यूम करते हैं, मैं एंट्री नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट ये वर्किंग कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत कोई नहीं है, हमें बस प्रूफ करने के लिए कर रहा हूं ना, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि मैं अकाउंटिंग को भूल जाओ, बिल्कुल एक मैंगो मैन बन के मुझे जवाब देना इस बात का कि अगर आपकी, मैंगो वुमेन भी जवाब दे सकती है, ठीक है, आपकी
किताबों में एक एसिड 288 पे नजर आ रहा है, आप बाजार में उसको बेचने गए तो आपको उसके मिल गए 323 रुपए, तो आपको नफा होगा कि नुकसान? आपकी किताबों में एक चीज 288 की है, बाजार में 323 की बिकेगी, तो क्या आएगा? कितना गेन? 35 का क्या आ गया? गेन। 35 का क्या आ गया जी? गेन। डन। अच्छा, अब ये ना हम चेक करते हैं, हमने जो वर्किंग की थी उसमें 31 नंबर 13 पर 35 रुपए का क्या आया हुआ है? गेन। यानी हमारी ये वर्किंग सही हुई। चलें आगे। अच्छा, ऐसे ही हमें सवाल के अंदर डाटा दिया 31 नंबर 15 का, उसने सवाल ने कि अगर 31 नंबर 15 पे आप अपना एसेट कहीं बेचने जाएं बाजार में, तो बाजार में आपको इसके कितने रुपए मिलेंगे? 208। यही होती है ना फेयर वैल्यू? बोलो। हम 208, अच्छा हम क्या कितने जी? 208 रुपए अगर हमें मिलेंगे, हमारा वो एसेट जो हमारी किताबों में 216 रुपए का पड़ा है, अगर वो एसेट बाजार में बेचने जाएं आज और 208 रुपए लाए तो 8 रुपए का लॉस। पता नहीं 6 का भाई को कैसे आ गया लॉस, पता नहीं इसने कहां से लॉस देखा। अच्छा जी, 8 रुपए का लॉस आ गया। चेक करें जरा, चेक करते हैं। 31 दिसंबर 13 की शाम को ये 8 रुपए का ही लॉस आया था। सही जा रही है वर्किंग हमारी, ठीक है। 31 नंबर 17 पे भी कुछ डाटा ऐसा ही गिवन है। एसेट की बुक वैल्यू हमारी किताबों में है 144 की। सवाल कहता है अगर आज बाजार में बेचने जाओ तो इसके मिलेंगे आपको 167, 167। तो 167, 167 रुपए अगर मिले एक ऐसी चीज के आपकी जो आपकी किताबों में 144 में नजर आ रही है, तो कितना? 23 का गेन आया। ये 23 का गेन निकल रहा है। अच्छा जी, जरा चेक करते हैं अपनी वर्किंग में जाकर, तो 31 दिसंबर 17 पर 23 का गेन ही आ रहा है। यहां तक तो मसला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वर्किंग बिल्कुल सही है। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, +1 की एंट्री क्यों नहीं करनी ये तो मैं आपको समझा चुका, प्रूव कर चुका। बोलो और बोलो। अब आप कहते हैं सर अगर ये +1 की एंट्री नहीं करनी तो इस मुसीबत को यहां पर लिखने की क्या जरूरत है? टाइम आप वेस्ट करते हैं हमारा। ये +1 आप इधर लिखें भी ना, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा जी? ये नहीं आएगा। ठहर जाओ, ये 7 और 6 नहीं होगा, बल्कि ये 8 ही रह जाएगा ना। बोलो। अब अगर +1 की एंट्री ना हुई तो यहां पे 8 और 8 ही पड़ा है, ठीक हो गया। अब अगर ये मामला है तो फिर ये सिचुएशन डिफरेंट होने लगी है। अगर आपको इस दिन 29 का सरप्लस आया तो सबसे पहले वो देखेगा कोई लॉस तो नहीं पड़ा, और लॉस कितना पड़ा होगा? इस 8 को जाके करेगा ये रिवर्स, बाकी कितना बचेगा? इस 21 का गेन आप रिकॉर्ड करोगे जब, तो ये गेन तो सही है ही नहीं। सही गेन कितना बनता है? 23। सही गेन कितना बनता है? 23। और अगर ये +1 की आप खुदा ना खास्ता एंट्री पास नहीं करते हैं तो आपका ये गेन इस दिन वाला गलत आ जाएगा, ये सही नहीं है। आप बात समझे हो? +1 की एंट्री नहीं करनी, प्रूफ कर चुके। फिर वर्किंग में लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इसको वर्किंग में नहीं लिखेंगे तो जो गेन आएगा वो हमारा सही नहीं आएगा, काउंटिंग गलत हो जाएगी हमारी। अब मैंने प्रूफ कर दिया। किस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई? अच्छी बात है, आप लोगों ने बस इतना ही याद रखना है। मैं तो ये चाह रहा था कि ज्यादा बच्चों के हाथ खड़े होते, मैं कहता शुक्र है किसी को समझ नहीं आई, एक दो की तो अब बिल्कुल ही खैर होगी। ठीक है, बात सुने, आप लोगों ने पर्चे में सिर्फ इतनी याद रखनी है बात कि +1 की एंट्री नहीं करनी, प्रूफ किया हुआ है। फिर वर्किंग में क्यों लिखना है? क्योंकि उस्ताद ने कहा था अगर वर्किंग में नहीं लिखोगे तो गेन की फिगर सही नहीं आएगी एंड वाली। दैट्स इट, हमारी वर्किंग सही नहीं रहती। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो 99% बच्चों को समझ आ गया, उनको मेरा मशवरा यह है कि वो भी इसको भूल जाए, क्योंकि पर्चे में इसका कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ आपके दिमागों की तसल्ली के लिए था। ठीक है ना? हाँ, बस आपने इतना याद रखना है +1 की एंट्री हमने नहीं करनी, वर्किंग में लिखना इसलिए जरूरी है कि उस्ताद ने कहा था वर्किंग गलत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, बस दैट्स इट। अब इधर देखें जी, जी नहीं, मैंने 21 को कोई स्पेशल वर्ड नहीं दिया। इधर देखो, इधर देखो, ये 23, ये चेक करो, हम यहाँ पे थे, हम वहीं पे ही हैं। +1 की एंट्री नहीं करनी और वर्किंग में उसको लिखना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये गेन की फिगर आपकी सही नहीं आएगी। दैट्स इट, ओके। बाकी फिर भी किसी का दिल चाहे क्लास के बाद आके फैकल्टी रूम मुझे समझ लेके, नहीं सर मेरे दिमाग में बात अड़ी, मुझे समझा दे मेहरबानी, तो मैं समझा दूंगा। फिलहाल बस 99% को समझ आ गई है। मैं तो चाह रहा था उनको भी समझ ना आती, मैं कहता यहाँ से ऐसे कहता, देखा मैं कहता था ना इस बात को समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी बच्चों को समझ आ गई है, इसलिए आप इसको चलें अब नोट कर लें।
एक मिनट, हाँ जी, ये तस्वीर ही खींच लें, अब नोट करने का टाइम तो नहीं है। मैं तो ये बच्चों को आज से पहले कभी तस्वीर भी नहीं खींचने देता था, सच पूछे तो। मैं कहता था बच्चों को, नहीं आप इस वक्त खींच लें, बस अद्दों ने खींच ली। मैं कहता था कोई जरूरत नहीं है यार, बस ठीक है, हो गया ना, प्रूफ समझ आ गया ना, बात दिल को लग रही है, ठीक है। पर्चे के अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर्चे के अंदर सिर्फ ये याद रखना है, +1 की एंट्री नहीं करनी, वर्किंग में लिखना लाजमी है, बस पर्चा पास चाहिए, क्वालिफाइड, ठीक है। फिर ये पढ़ा इसलिए कभी किसी को समझाना पड़ जाए जिंदगी में, तो फिर बताने के लिए ये रजिस्टर खोलना, अपना संभाल के रखा होगा आप, ठीक है। उस वक्त खोल के देख के उसको समझा देना, बस दैट्स इट, ठीक है। सर तस्वीर सही नहीं खींच रही, क्या करूं फिर, गुजारा कर ले। अच्छा जी, अब वैसे तो मैंने ये सोचा था कि रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज कर देंगे, लेकिन फिर परसों वाले टेस्ट में, परसों वाले टेस्ट में मैंने कॉस्ट डिटर्मिनेशन को टेस्ट करना था, तो मैंने सोचा ऑनलाइन वाले बच्चों को ये लेक्चर आज वाला कल जो मिलना है, तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन पढ़ा देता हूँ। डिस्पोजल वाली बात तो असल में आज थोड़ी सी करके कल फिर तफसील से करनी थी, तो कल सारी की सारी कल ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके जी। ओहो, होमवर्क देना ही भूल गया, चलो कल देंगे अब होमवर्क, बल्कि उनको मैसेज करा दूंगा, आप लोगों को देता हूँ। इधर देखें जी, आज वाली क्लास अब ऑफिशियली शुरू करते हैं। आज वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन 64 करवा दिया आपको। अब ये 65 मैंने करवाना था, 66 67 होमवर्क में है, ये अपना कल पे चले गए, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा अब बदल दिया पैटर्न, ये कल 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 पे चले गए, इसलिए आप छोड़ें, इनको लिख लें बस इनके साथ कल कल, फिर ये मैं नहीं दूंगा आपको, प्रोवाइड नहीं करूंगा कल, इसको यही हैंड आउट से दिखा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, आज की करना है फिर, सबर करो सबर, कल तो होमवर्क नहीं मिलेगा, कल ही तो होमवर्क मिलेगा असल में। कल तो मिलेगा। अच्छा जी, टेस्ट में आपने क्या करना है, प्रैक्टिस किस चीज की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, तो होमवर्क में मैंने कहा फारसी का होमवर्क देना है। चुप कर जाओ, खामोश बैठो, मैंने मशवरा नहीं मांगा, टाइम जाया करते हैं। तो पहले मुझे सुबह से गुस्सा आया है होमवर्क ना करके आने वालों की। खाना जी, एक बात हमने उस दिन शुरू की थी, मैंने कहा था इनिशियल रिकॉग्निशन किस दिन रिकॉर्ड करना है, तो स्टैंडर्ड ने कहा था, जवाब क्या दिया स्टैंडर्ड ने, 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो रिकॉर्ड, कुछ भी फिलहाल ओपन करने की जरूरत नहीं। अब माजरत के साथ मसला ये है कि हैंडआउट के अंदर ये थ्योरी मैं नहीं ला सका, क्योंकि मेरे प्लान में नहीं था पढ़ाना। अब कल के हैंडआउट के अंदर मैं ये एक आधा सफा आपको दे दूंगा जितनी को जरूरी है, ठीक है जी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कब रिकॉर्ड करें, जब 2 शर्तें पूरी हो जाए, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो और कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो। छोड़ देना अपने रजिस्टर को, छोड़ दें, माफी दे दें, उस पर कोई ऐसी बात नहीं जो आपने जाके देखनी है, छोड़ दें। उसके बाद बात हुई थी इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, देन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में स्टैंडर्ड ने कहा था, चाहो तो कॉस्ट मॉडल, चाहो तो रिवैल्यूएशन, और मैंने कहा था अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमने मतलब पढ़ लिया तकरीबन रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर, अब कुछ नहीं रह गया, बस डिस्पोजल है इसका देख लेते हैं, डिस्क्लोजर तो वैसे ही एंड में पढ़ने, ठीक है। अब ये जो बात येलो थी, ये पेंडिंग कर दी थी मैंने उस दिन, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इनिशियल मेजरमेंट जो होती है एट कॉस्ट होती है, लेकिन कॉस्ट के अंदर क्या कुछ शामिल होगा ये आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, फिलहाल इसको छोड़ें। तो आज वो दिन आ गया है, वो रिवाइज करा रहा हूँ, टेस्ट में भी आपको टेस्ट करना है ना वो, ठीक है। तो कॉस्ट यानी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट जो अमाउंट से करते हैं, उस एसेट डेबिट वाली अमाउंट में क्या कुछ शामिल हो सकता है, तो स्टैंडर्ड ने कहा सबसे पहली बात तो जी परचेज प्राइस है। मिसाल के तौर पे एक एसेट है जो आपने लिया है 400 रुपए का, आगे सिफरें मर्जी से लगा लेना, ठीक है ना, 3 लगा लो, 6 लगा लो, 9 लगा लो, इसमें ना हंसना। अब आप जब ये एसेट खरीदने गए तो आपने दुकानदार से कहा यार पिछले 20 साल से मैं तुम्हारा कस्टमर हूं पक्का, अब तुम बाहर वाले को भी 400 का ये एसेट दो, और मैं दोस्तों तुम्हारा पक्का कस्टमर हूं, मुझे भी 400 का दो। उसने कहा अच्छा यार तुम ऐसा करो, तुम 20 रुपए मत दो, तो फिर आपने कितने पे किए, तो अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग की कहानी इस अमाउंट से शुरू होगी, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं ये ऊपर वाली अमाउंट को, इंट्रो में पढ़ा है मैंने, पढ़ाना है पर अभी नहीं, फिर किसी वक्त आगे हो सकता है, अभी कहीं ट्रांजैक्शन आगे नजदीक तो अभी पढ़ा दूं, वरना ये करेक्शन ऑफ एरर में जाके मैं उसके अंदर ये पढ़ाता होता हूँ। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रीटमेंट भी पहले कुछ और होता था, बदल चुका हुआ है IFRS 15 के आने के बाद, तो इंशाल्लाह ये सारी बातें हमने पढ़नी है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। फिलहाल बहरहाल इतनी सी बात जितनी जरूरी है मैं कर रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम कभी भी नहीं करते, ये हमारी किताबों में आता ही नहीं।
380 से हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। अगर कैश पे कर दिया तो आप एंट्री करोगे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 380 से, और अगर आपने पे नहीं किया तो एंट्री करोगे एसेट डेबिट कैश पेबल क्रेडिट 380 से। 20 की एंट्री हमने करनी ही नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि यही ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट भी कहते हैं इसको, ठीक है, इनको माइनस कर देना होता है आपने। उसके बाद स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने ऐड कर देना है इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस मतलब जो टैक्स रिफंड हो जाने हैं ना, वो तो आपकी जेब में वापस आ जाने हैं। तो वो तो कॉस्ट हुई ना, जबकि एसेट पे जो खर्चे हो रहे हैं वो तो कॉस्ट है ना। मैंने आपको शायद बताया भी था कि एसी खरीदा ये भी खर्चा ही है, ये बिजली जलाई ये भी खर्चा ही है। फर्क ये होता है कि बिजली जल गई एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और एसेट अभी खर्चा करके लगा दिया, 5 साल फायदा आना है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेबिट डेबिट एसेट क्रेडिट करते हैं। तो ठीक है ना। तो ऐसे ही नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कभी वापस जो नहीं आने हैं वो हमारी कॉस्ट है इस एसेट की रिलेटेड, हम उसको एसेट कॉस्ट में ऐड करते हैं। अगर रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो वो एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करने, सवाल में गिवन हो तो ऐड नहीं करने, और अगर कॉस्ट में ऐड हुए पड़े हो तो निकाल के बाहर फेंक देना आपने। नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल के नाम भी आ सकते हैं, ठीक है, नॉन रिफंडेबल को नॉन एडजस्टेबल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपने उनको क्या करना है, एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है। रिफंडेबल को सिर्फ किनको करना है जी, नॉन। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटीज खामोश भी हो तो नॉन रिफंडेबल ही होती है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने कोई मिसाल के तौर पे प्लांट इंपोर्ट किया है, ठीक है, तो उस प्लांट को लाने के आपके पास लाने की जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन समुद्री रास्ते से आने वाला किराया है, ऑक्ट्रॉय चार्जेस को कहते हैं, चाहे वो कराची पोर्ट से लाहौर तक लाने के लिए ट्रक का किराया है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एसिडी कॉस्ट में आपने ऐड करने होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो गई। फिर आपने जब प्लांट लेकर आए मिसाल के तौर पर, आपने उसे इंस्टॉल करना है, एसी है इसको इंस्टॉल करना है, इलेक्ट्रिशियन इसके पैसे ले लेता है। ऐसे ही को प्लांट है वो तो लंबा चौड़ा काम होता है। आप प्लांट लाए हैं, आप उसकी साइट को प्रिपेयर करेंगे, साइट प्रिपरेशन करेंगे, फिर आप उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, इस पे खर्चे हो रहे होते हैं। तो ये सारे खर्चे क्या हैं, ये जरूरी खर्चे हैं जो एसेट को उस हालत में और उस जगह पे लाने के लिए जरूरी है जहां मैनेजमेंट चाह रही है। ये स्टैंडर्ड में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप एसेट की कॉस्ट में सारे वो खर्चे ऐड करते रहेंगे जो एसेट को उस लोकेशन और कंडीशन में लाने तक के लिए जरूरी है जिसमें मैनेजमेंट चाह रही है। एक आसान मिसाल से समझाता हूँ, पिछली क्लास में ये मिसाल दी मैंने कि हमने 2 एसी खरीदे एक ही कंपनी के एक ही दुकान से, मिसाल के तौर पे दोनों 1-1 लाख रुपए के मिले, ठीक है। अब हमारा 10 मंजिला प्लाजा है जिसमें हमारा हेड ऑफिस है। एक एसी हमने लगाना है ग्राउंड फ्लोर पे और दूसरा एसी लगाना है हमने 10th फ्लोर पे, और लिफ्ट नहीं है। अब जो एसी ग्राउंड फ्लोर पे लगना है वो तो लाख रुपए की कॉस्ट ही है हमारे लिए, लेकिन जो 10th फ्लोर पे ले जाना है, हमने मजदूर बुलाया, हमने कहा इसको ऊपर पहुंचा दो, उसने कहा 2000 रुपए लूंगा। अब क्या वो एसी 2000 रुपए में ऊपर पहुंचाना 2000 रुपए देकर जरूरी खर्चा नहीं है? मैनेजमेंट चाह रही है ना कि 10वें फ्लोर पे चले, तो फिर वो 10वें फ्लोर पे चलने तक के जितने खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होने। इसका मतलब ये जो 10वें फ्लोर वाला एसी है, ये एसी वही एसी है, सेम एसी है, सेम वेंडर से आया है, सेम नस्ल का है, लेकिन हमारी किताबों में एक जैसे 2 एसी में से 1 लाख रुपए में नजर आ रहा है और एक 1,02,000 में नजर आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है कि एसेट जिस कंडीशन और लोकेशन में मैनेजमेंट की इंटेंशन है उस तक पहुंचने के लिए जितने खर्चे एसेट के ऊपर लगते हैं वो हमने एसेट कॉस्ट में क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। तो बात समझे हो? ये कुछ एक एग्जांपल मैंने ले ली, ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स हैं। एक और भी होती है, मिसाल के तौर पे एसी तो सिंपल है ना कि आया तो जो है वो कुछ रिक्शे वाले ने पैसे ले लिए, कुछ इलेक्ट्रिशियन ने पैसे ले लिए फिटिंग करने के, लेकिन प्लांट जो प्लांट मशीनरी वाला प्लांट होता है, फैक्ट्री लगा रहे हैं, लंबा चौड़ा काम होता है। अब एक प्लांट आपने लगा लिया, अब इंजीनियर कह रहे हैं ऐसे करके, इंजीनियर ने प्लांट लगाया और फिर जा रहे हैं ऐसे हाथ छांड के, अच्छा जी फिर इजाजत जी जा रहे हैं, प्लांट थोड़ा चल रहा है, ओके हो गया। हमने कहा ठहरो रुको, ओके हो गया है, ये जूते बनाने के लिए हमने बनाया, ये खाने के लिए हो सकता है ये खाता हो जूते बनाता ना हो, बात समझे। तो टेस्ट रन कर दें, हमें क्या कहा हमने इंजीनियर्स को, क्या कहा हमने उनको, टेस्ट रन कर दें हम। उन्होंने कहा अच्छा भाईजान फिर टेस्ट रन करना है ना, तो जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं ना उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल भी लेके आए, ठीक है, और कुछ लेबर भी इकट्ठी करें, काम करना पड़ेगा, ये बिजली बुजली भी जलेगी, ध्यान रखो, डीजल भी लेके आओ, जनरेटर चलना है, कुछ खर्चे होंगे, क्या चीज जी। तो टेस्ट रन के ऊपर कुछ हमें क्या पड़ेगी, कॉस्ट। लेट्स से 8 रुपए कॉस्ट पड़ गई, कम नहीं होगी, जरा 80 रुपए कॉस्ट पड़ गई, ठीक है, सही है। अब प्लांट चला और जो जूते थे वो बन गए कुछ एक। तो हमने कहा ये जूते क्या रखने, इनको जरा डिस्काउंटेड वैल्यू पे भेज देते हैं, कंपनी की मशहूरी भी हो जाएगी और कुछ पैसे भी बट लांगे, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने ये जूते बेच दिए, वो बिक गए लेट से 50 रुपए के, ठीक है। तो ये एक मिनट, अब जरा तफसील से लिख ही लें, ये 80 क्या है, ये 80 क्या है जी, टेस्ट रन की कॉस्ट है, और ये 50 क्या है, प्रोसीड्स हैं
सेल प्रोसीड्स कर लो यार आप अपनी बुक में। अच्छा भाई, सेल प्रोसीड्स हैं ऑफ आउटपुट ऑफ टेस्ट रन। अब देखो, आपने 80 रुपए की जो कॉस्ट इनकर की, हम कह रहे हैं ये जरूरी खर्चा है, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट रन होगा तो पता चलेगा ना मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन लोकेशन में आया कि नहीं आया। और समझ रहे हो? समझ आ रही बात? तो इसको हमने क्या कहा, इसको एक्सपेंस आउट ना करना, इसी एसेट की कॉस्ट में क्या कर दो, ऐड। ऐड। लेकिन फिर उसी टेस्ट रन में जो आउटपुट आई है, अगर वो आपने बेच दी है तो उस सेल प्रोसीड को भी आप सेल्स रेवेन्यू नहीं बनाना, भाई सब जागते रहे, सेल्स रेवेन्यू नहीं बनाना, बल्कि उसको भी आप फिर एसेट कॉस्ट में से माइनस करेंगे। अब इस 80 को अलग ऐड करना, 50 को अलग माइनस करना, इससे बेहतर क्या है, हम इसको हमेशा क्या कर लिया करेंगे, इन दोनों को आपस में नेट कर लिया करेंगे, और नेट की जो अमाउंट है, फिगर को ज्यूम कर लेते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लेट से टैक्सेस जो है वो 70 रुपए है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमें वो 35-25 रुपए पड़ी है। फिर साइट प्रिपरेशन इंस्टॉलेशन के ऊपर हमारे 82 रुपए लग गए हैं, और टेस्ट रन के ऊपर जो है वो हमें लेट से हमारे कितने, लेट से क्या सामने आ रहा है, 30 रुपए बन गए। एक मिसाल है, ऐसी डाटा ज्यूम किया मैंने, ठीक है, इनको जगा दें जी। अच्छा जी भाई, आप सभी तवज्जो रखिए जी। अच्छा जी सुने, ये कुछ एक खर्चे हैं जो मैंने वैसे ही मिसाल के तौर पर बता दिए। स्टैंडर्ड ने मोटी मोटी दो बातें ही की हैं। स्टैंडर्ड ने एक लाइन के अंदर लिखा पैरा कि जी परचेज प्राइस में आपने ऐड कर देनी है इंपोर्ट ड्यूटीज और लेस कर देने हैं डिस्काउंट्स वगैरह। हमने कहा अच्छा जी, और फिर उसने कहा बाकी सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को आपने ऐड कर लेना। हमने कहा वो क्या होते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? ने कहा वो सारे खर्चे जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जरूरी हो। हमने कहा मतलब, स्टैंडर्ड ने कहा जो मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन है, जब तक वहां एसेट ना पहुंच जाए, खर्चे एसेट कॉस्ट में ऐड करते रहो। इसका मतलब और भी कुछ चीजें आ सकती हैं, मैंने आगे डैश कर, ठीक है, ऐड वगैरह हो सकती है, ठीक है जी, और सही है। अच्छा, ऐसे ही स्टैंडर्ड ने एक ऐसी बात भी लिखी हुई है जो आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन आईकैप ने चूंकि अपनी किताब में लिख दिया तो मैं भी बता दिया करता हूं, वो है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या जी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं जी कि जब एसेट अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे हम उखाड़ेंगे, उस पर कुछ खर्चा आना है, तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि वो खर्चा भी आज ही एसेट कॉस्ट में ऐड करो। क्यों? क्योंकि वो खर्चा क्यों करना पड़ रहा है, ये एसेट लिया तो, इंस्टॉल किया तो उखाड़ने का खर्चा आया ना, एसेट लेते ना इंस्टॉल करके यूज करते ना, कल को उखाड़ने पे खर्चा आता। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, आई16 क्या कहता है, ये जो इनिशियल आज खड़े होकर आप एक अंदाजा लगाओगे कि लाइफ के एंड पे कि नॉर्मली ना ऐसे छोटे छोटे एसेट्स भी एप्लीकेबल नहीं होती, बात ही इतनी कोई नहीं होती लंबी चौड़ी, ठीक है। अब्दुल्ला क्यों आ रहे हैं बार बार आप, क्या बात है, डिस्टर्बेंस हो रही है यार, मसला है। अभी आपकी क्लास में तकरीबन कोई 12 मिनट रहते हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑयल एक्सट्रैक्शन की कंपनी है। अब उन्होंने जहां पे आके ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, वहां पे वो कुएं खोदेंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी लगाएंगे, कई साल तक वहां पे वो ऑयल निकालेंगे। अब जो गंद वहां डाल देंगे वो, तो हुकूमतें, पाकिस्तान में नॉर्मल नहीं होता लेकिन बाहर के मुल्कों में हुकूमतें कहती हैं उनको कि जैसी साफ सुथरी सरसब्जो शादाब ये जगह थी ना, जिस वक्त तुम जाओगे तो वैसी हमें चाहिए, इस शर्त पे यहाँ पे लगा लो ऑयल रिफाइनरी। अब वो आज ही खड़े होकर ये सोचते हैं कि जब एंड करेंगे इसको उखाड़ने पे भी खर्चा आएगा, ये कुएं में बंद करने में भी खर्चा आएगा, साइट को रिस्टोर करने में भी खर्चा आएगा। तो आइए 16 कहता है वो जो खर्चा आपने आज से 20 साल बाद करना है, आज उसका अंदाजा लगाएं, और वो 20 साल बाद वाले खर्चे की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके आज की वैल्यू कैलकुलेट करके एसिड कॉस्ट में ऐड कर लें। अब ये एक पूरा टॉपिक है FAR2 के अंदर जो इफ्रिक के अंदर कवर्ड है, ठीक है। एक इफ्रिक के अंदर 3 से 4 दिन FAR2 के अंदर आपको लगते हैं, IS 37 के टॉपिक के साथ पढ़ाया जाता है। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी कहानी करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके सिलेबस में ये कैलकुलेशन की बात आ जाए इस फिगर की, ये मुमकिन नहीं है, ये आपके स्कोप में नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, क्योंकि आगे आगे किताब के अंदर डिसमेंटलिंग का लफ्ज लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपके सवालों के अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट या साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट के नाम से कोई कॉस्ट दे दे, सिर्फ वो लफ्ज दिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालनी पड़ेगी आपको, आपके सिलेबस में नहीं है ये बात, ठीक है। वो इफ्रिक आपके सिलेबस में नहीं, आगे पढ़ना है आपने जाकर। मैक्सिमम क्या हो सकता है, सवाल में एक फिगर लिखी हुई हो, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या कॉस्ट ऑफ साइट रिस्टोरेशन या कॉस्ट ऑफ डी इंस्टॉलेशन, कोई लफ्ज से आपको समझ आ जाएगी कि एसेट उतारने के, उखाड़ने के पैसे हैं, तो वो सवाल के अंदर अगर आ जाएगा तो आपने जस्ट उसको क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात, आप मिसाल के तौर पे जो हमने एस्टीमेट लगाया कि पैसे जो देने पड़ेंगे उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लेट से बनती है 45 रुपए, तो आज ही एसिड कॉस्ट में क्या कर दो, ऐड। अब बात समझे हो? तो डी इंस्टॉलेशन डिसमेंटलिंग कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना है, इससे ज्यादा आपने इसको याद नहीं रखना, बस
ठीक है, इससे ज्यादा जो इंशाल्लाह अकाउंटिंग सीखनी है वो वक्त आने पे आप सीख लेंगे। FAR2 के अंदर 3 से 4 लेक्चर लग जाते हैं इसके ऊपर, पूरा स्टैंडर्ड के अंदर एक पोर्शन है। ठीक है, अच्छा जी। अब जी ये बात इंशाल्लाह कल आपको मैं सफा भी दे दूंगा, और किताब के अंदर जब आपको किताब मिलेगी तो उसके अंदर भी सफा मौजूद होगा। वो सफा मैं अभी जरा देख लूं कहां पे है। आ जाओ भाई, चुप कर जाओ। ये अच्छा जी, सुने, अहम बात अभी हो रही है, आप लोगों ने रजिस्टर बंद कर लिए, पर्चे में वही बात आएगी, दिमाग भी बंद, रजिस्टर भी बंद है, अगली बार फिर दोबारा पढ़ लेंगे। सुने जी, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। द कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम। ये ना मैं ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपके लिए, अब स्टैंडर्ड्स कितने बच्चों के पास अभी तक नहीं है, नहीं वाले अभी बहुत ज्यादा है, ये जाके ले आए ICAP से। वैसे मेरे ख्याल में जाके नहीं ला सकते, कि जाके भी ले सकते हैं, ऑनलाइन तो ऑर्डर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आपके पास होने चाहिए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं स्टैंडर्ड में आपको पैरा हाईलाइट करके दिखाऊंगा, तो प्लीज इनको स्टैंडर्ड्स को कोशिश करें, मैं तो पैरा हाईलाइट करना शुरू कर दूंगा। आप लोगों ने अभी तक स्टैंडर्ड्स ही नहीं लिए, ओपन बुक है जी FAR1, छोटे वाले स्टैंडर्ड ले लो जाके, जो कैफ तक के लिए उन्होंने जो है एप्लीकेबल है, छोटे छोटे 2 किताबें मिल जाएंगी आपको, 3 मिलेंगी, एक रख के आना घर, सी पार्ट। सुनो, सुन लो भाई, सुन लो, खामोश। स्टैंडर्ड के अंदर क्या लिखता है वो, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्राइजेस इट्स परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। यही बात हम करके आए। अब ये बात याद करने की जरूरत ही नहीं है, पर्चे के अंदर आपको यहीं से लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, परचेज प्राइस में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज को ऐड करो, डिस्काउंट रिबेट्स को लेस कर दो। फिर द कॉस्ट कंप्राइजेस, कॉस्ट ऑफ PPE कंप्राइजेस any cost necessary to bring asset into current location and condition intended by the management। मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनको हम कह रहे थे। आगे देखो क्या लिखा हुआ मैंने, एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक के खर्चे। जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो जाए ना, जिस दिन टेस्ट रन किया था, ग्रर करके चेक करके जब देखा चल रहा है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कॉस्ट को ऐड कभी भी नहीं। जब एसेट रेडी टू यूज हो जाए ना, आप यूज करना शुरू कर दो, फिर उसके ऊपर ऐड होने वाली कॉस्ट ऐसे नहीं आपसे कॉस्ट में ऐड किए जाते। कि आपने आज लाख रुपए का मोटरसाइकिल लिया, अगले साल मैंने पूछा हाँ भी मोटरसाइकिल कैसा चल रहा है, बेहतरीन सर, 1.5 लाख पे पहुंच गया। कैसे? हर रोज पेट्रोल डलवाता हूँ 200 रुपए का। तो क्या पेट्रोल की कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करते जाओगे क्या? नहीं। आपने आज एक फैक्ट्री लगा ली, अब हर महीने उसका बिजली का बिल आ रहा है, क्या आप उसको कॉस्ट में ऐड करते जाओगे? भाई नहीं। एसिड जब रेडी टू यूज हो गया, इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो उस एसिड के ऊपर कॉस्ट को ऐड करना आप रोक देते होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के खर्चे हैं, वो क्या कर दो, ऐड कर दो। और साथ ही तीसरी चीज क्या लिखी स्टैंडर्ड ने, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम्स एंड रिस्टोरिंग द साइट। फिर स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल्स दी कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या हो सकती हैं। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अभी आपने गालिबन पिछली क्लास में मैंने पूछा टैक्स पढ़ रहे हैं, सैलरी का चैप्टर पढ़ लिया? उन्होंने कहा नहीं जी हमने सैलरी अभी नहीं पढ़ा। जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि सैलरी के अंदर टैक्स वाले कहते हैं सिर्फ सैलरी नहीं, बोनस। भाई बिठा दें इनको यार। सैलरी, सैलरी सिर्फ वो नहीं जिसको सैलरी कहा जाता है। अगर एम्प्लॉयर ने कोई बोनस दिया वो भी सैलरी है, कोई लीव एनकैशमेंट है वो भी, कोई मेडिकल अलाउंस है वो भी सैलरी। टैक्स वाले कहते हैं सबको ले आओ, हम सबको सैलरी में ऐड करके फिर स्लैब निकालेंगे टैक्स के लिए। ठीक है ना? तो ये बस वही बात लिखी है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर सारी चीजें आती हैं। सादा बात ये है कि आपने कोई एसेट बनाना है, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग आप बना रहे हैं, तो उसके ऊपर मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, ओवरहेड्स लगते हैं। तो जो लेबर लग रही है, वो लेबर को जो तनख्वाहें दे रहे हैं, मजदूरों को, मिस्त्रियों को, मैनेजर्स को, वो सारी की सारी कॉस्ट जो है आपने एसेट कॉस्ट में ऐड करनी होती हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट सारे कह रहे हैं जी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, लेकिन उसके अंदर डिडक्ट कर लेना नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम्स, और प्रोफेशनल फीस। क्या मतलब? आपने जापान से एसिड मंगवाया, प्लांट मंगवाया, वो आप नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो आपने वहां से इंजीनियर्स को भी बुलवाया, उन्हें कहा आपको पैसे देंगे, वो आएंगे, जो खर्चा पानी उनका होगा, वो क्या है? प्रोफेशनल फीस। वो क्या है? जरूरी खर्चा, उसके बगैर एसिड नहीं चल सकता, एसिड की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है? फिर स्टैंडर्ड ने कहा, ये 3 चीजें मैंने पेंडिंग की हैं, ये आखिरी बात सुने और फिर छुट्टी। स्टैंडर्ड ने कहा नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड में क्या है? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। क्या मतलब? कोई ओपनिंग सेरेमनी करो ना, उस एसिड कॉस्ट में ऐड ना कर देना जी। एसिड चल गया, फैक्ट्री चल पड़ी है, गुब्बारे लगाए, शुरलियां पटाखे चलाए हैं जी, दावत कर दी, खाने खूने खिलाए, मिठाइयां बांटी, ये एसिड कॉस्ट में ऐड कर रहे हो? नहीं जी नहीं। एसिड रेडी यूज हो गया तो बस फिर कोई कॉस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करनी। फिर कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, आपने फ्लायर्स लगा दिए, स्टीमर्स लगवा दिए, हर जगह पे इश्तिहार लगाए हुए, हर जो कोई बंदा कंप्यूटर ऑन करता है, टीवी ऑन करता है, वो आपकी वो प्रोडक्ट का इश्तिहार ही चल रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, एसिड कॉस्ट में ऐड ना करना। ठीक है? फिर
कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल दी कि हमने ये सोचा कि पेशावर में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, सीए के बच्चों को, तो उसके लिए हमें पश्तो सीखना जरूरी थी। तो हम 2-3 उस्तादों ने जब पश्तो सीखनी शुरू की तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए कुछ पठानों को हायर किया हमने। तो वो पठानों को जो पश्तो सिखाने की ट्रेनिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड कहता है वहां पे जाके जो मिसाल के तौर पे आप एसेट खरीदो तो उसके अंदर इस ट्रेनिंग कॉस्ट को ऐड ना कर देना। फिर एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स ये पहले ही बता चुका, जैसे बिजली का बिल आया तो उसे एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर देना आपने, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिलहाल पिक्चर ले लें, कल इंशाल्लाह मैं इस हैंडआउट को आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। जी जी जी, मैंने ऐसी को लफ्ज मैंने निकाला है मुंह से, अनएडिशनल, ठीक है जी। अच्छा, अब होमवर्क क्योंकि पिछली क्लास को नहीं दे सका, आपको भी मैं नहीं दे रहा, इसको आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, रिवाइज अच्छी तरीके से करना है। कल इंशाल्लाह जो है, बल्कि एक काम करें, ठीक है जी, कल फिर होमवर्क ढेर सारा होगा, फिर ध्यान से आना, तैयारी करके आना, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।